नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि अग्रहरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम यहां एमपीपीसीएस के सीरीज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और यहां हम जीएस पेपर 3 से जुड़े प्रश्नों को पूरी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यह पूरा वीडियो जो हम यहां बना रहे हैं आपसे इस प्लेटफॉर्म पर, ये प्रीलिम्स का मेंस दोनों के लिए है। शुरुआती वीडियो है, तो प्रारंभ में हमें एमपीपीसीएस के पाठ्यक्रमों को समझना होगा। एमपीपीसीएस में किस तरह के प्रश्न आए हैं उनको भी समझना होगा और पूरा सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और किस तरीके से मैं पूरा एमपीपीसीएस का यहाँ जीएस पेपर 3 पूरा करूँगा, उसकी पूरी एक रूपरेखा आपके सामने आज मैं बनाने वाला हूँ। आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं एमपीपीसीएस जीएस पेपर 3 सेशन प्रीलिम्स का मेंस के लिए। मैं डॉक्टर रवि अग्रहरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम अगर हम वास्तविक रूप में बात करें तो बहुत ही आसान एग्ज़ाम है। अगर आपने 12th तक की पढ़ाई ठीक से की है तो आपको प्रश्न पत्रों को लगाने में समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि प्रश्न पत्र का स्तर 12 तक की कक्षा का है। अगर आप 12 तक की कक्षा तक की तैयारी अगर आपने ठीक से की है तो आपके सिलेक्शन में किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो पहला जो इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम आपको मटेरियल नोट्स तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ उन मटेरियल नोट्स के साथ आपको एक चीज़ और जो मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप 6 से लेकर और 12 तक की जो एनसीईआरटी की पुस्तक है उसे आप ठीक से देखें और साथ ही साथ जो प्रश्न पत्र है उनको समझें। शुरुआत में जब भी आप प्रिपरेशन शुरू करते हैं, दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। पहला, आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, यानी आपके पास आपका प्रश्न पत्र होना चाहिए, और दूसरा, प्रश्न पत्र के साथ उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो शुरुआत में आपको सबसे पहले ये दो चीज़ें हैं जो आपको रखनी है। तो पहला पाठ्यक्रम और दूसरा प्रश्न पत्र। एमपीपीसीएस का एग्ज़ाम अगर हम सिविल सेवा यानी यूपीएससी की बात करें तो काफ़ी हद तक अलग है। दोनों की पढ़ने का तरीका, दोनों के सिलेबस में अगर हम सिमिलरिटी की बात करें तो करीब 30 to 40% सिलेबस ही है जो कि सिमिलर है। यहाँ पर एमपीपीसीएस के पेपर में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो एमपी से जुड़े हुए हैं। फाइन, तो उनको यहाँ पर मर्ज करके देखना होगा। शुरुआत में मैंने आपको क्या बोल दिया, एक हमारे पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, दूसरा हमारे पास प्रश्न पत्र होने चाहिए, और उन्हीं दोनों को मर्ज करके हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे। तो कहते हैं ना दोस्त, जब किसी काम की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो कहते हैं आधा काम हो गया है। इस वीडियो में मैं आपके एग्ज़ाम की, स्पेशली यहाँ पर जीएस पेपर 3 की एक अच्छी शुरुआत कर देता हूँ, यानी आधा काम आपका यहीं पर पूरा कर देता हूँ। बाकी जो वीडियोस हम यहाँ आगे आपके साथ लेकर चलेंगे उनमें उन्हीं को संपूर्ण करने की कोशिश करेंगे, यानी किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इस वीडियो के थ्रू आप सब कुछ समझने वाले हैं। और इसी कालक्रम में आपको प्रश्न पत्र मिलते रहेंगे जिसके साथ आप डिस्कशन भी करते रहेंगे, और प्लस आप इन टॉपिक्स के साथ यूपीएससी के पेपर को सॉल्व करते चलेंगे। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा प्रीलिम्स का एक एग्ज़ाम की एक रूपरेखा है। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर है, आप सब जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए। शुरुआत में आपको मैं वहीं से पकड़ता हूँ और सीधा आपको जीएस पेपर 3 में पहुँचा देता हूँ। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर है, एक जो आपको सामान्य अध्ययन का है, जनरल स्टडीज़, और दूसरा जो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। दोनों में नंबर ऑफ प्रश्न जो है वो 100 और 100 ही आने वाले हैं। नंबर ऑफ प्रश्नों यानी प्रश्नों की संख्या 100 और 100 रहने वाली है, और समय जो होगा आपको 2 घंटे का यहाँ पर एमपीपीसीएस में दिया गया है। यहाँ पर टोटल नंबर जो है वो 200 है, और यहाँ पर भी मार्क्स आप पे कुल 200 है। इस पेपर को समझने की ज़रूरत है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट वाला पेपर है वो जस्ट क्वालिफाइंग है, यानी मिनिमम कट ऑफ है, उसको आप पार करेंगे। उसके बाद आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर चेक होगा, और जनरल स्टडीज़ के स्कोर के आधार पर ही आपका प्रीलिम्स का कट ऑफ डिसाइड होगा और आप प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। फाइन, ये रहा आपकी शुरुआत प्रीलिम्स में कैसे होने वाली है। आगे बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में अगर हम बात करें
तो मुख्य परीक्षा में कुल आपको 6 प्रश्न पत्र होने वाले हैं। ये कौन कौन से 6 प्रश्न पत्र हैं आपके सामने हैं। पहला प्रश्न पत्र जो कि जनरल स्टडीज का पेपर नंबर 1 है, जिसमें आपको इतिहास और ज्योग्राफी यानी इतिहास और भूगोल से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। यह पूरा जो समय होगा वो 3 घंटे का होगा और कुल जो मार्क्स होगा वो 300 नंबर का होगा। प्रश्न पत्र जो होंगे वो इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में लिखे होंगे। आप किसी भी माध्यम में परीक्षा दे सकते हैं। अगर हम पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 ओवरऑल जो कि मुख्य परीक्षा का है या जनरल स्टडीज का पेपर नंबर 2 बोल सकते हैं। इसमें आपको राजनीति, अर्थशास्त्र और सामाजिक मुद्दे, इन 3 विषयों से जुड़े प्रश्न पत्र में प्रश्न रहेंगे। इसका भी जो काल होगा, समय होगा, पूरे 3 घंटे का होगा और जिसमें कुल 300 नंबर के यानी मार्क्स के प्रश्न पत्र होने वाले हैं। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में आपको प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। उसी तरह हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र ओवरऑल जो मुख्य परीक्षा का है वो जीएस का पेपर नंबर 3 होगा, यानी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3। यह जो प्रश्न पत्र है वह विज्ञान और तकनीकी से जुड़ा हुआ है, जो आपके सिलेबस में लिखा गया है। फिलहाल यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको और बता दूँ। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, इसमें सामान्य विज्ञान भी है, यानी जनरल साइंस भी है, अगर आप सिलेबस देखेंगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्लस यहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी है यानी तकनीकी है, और प्लस अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ें तो इसके अंतर्गत जीएस जनरल साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, और प्लस यहाँ पर इन्वायरमेंट के विषयों को भी मर्ज कर दिया गया है। लेकिन अगर आप अपने पाठ्यक्रम में देखें, सिलेबस में देखें, तो सिर्फ वहाँ पर विज्ञान और तकनीकी ही लिखी गई है। लेकिन जब आप उस सिलेबस के अंदर आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें जनरल साइंस भी है यानी सामान्य विज्ञान भी है, प्लस तकनीकी भी है, और प्लस वातावरण भी है यानी पारिस्थितिकी और वातावरण के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के मुद्दे हैं उन सबको यहाँ पर उसका समावेश किया गया है। यह प्रश्न पत्र भी आप देखें तो 3 घंटे का है और इसमें जो मार्क्स है वो भी 300 मार्क्स के हैं, और यहाँ पर भी प्रश्न पत्र आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिए जाएंगे। चौथा प्रश्न पत्र जो है आपका वो है दोस्त जनरल स्टडीज का ओवरऑल, जनरल स्टडीज का पेपर 4 ओवरऑल, जिसमें साइकोलॉजी, फिलॉसफी और पब्लिक एड को मर्ज करके जो एक यूपीएससी में एक एथिक्स का सिलेबस आता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड यानी नीति शास्त्र की बात कर रहे हैं, उस नीति शास्त्र के अंदर इन 3 विषयों का समावेश होता है। आप अमूमन देखिए तो जो मार्केट है उसमें जो भी अध्यापक आपको एथिक्स पढ़ाते हैं, या तो वो साइकोलॉजी या वो फिलॉसफी या वो पब्लिक एड, इन्हीं विषयों के जानकार होते हैं। इन्हीं के साथ ये जोड़कर एथिक्स को आपके सामने लाते हैं। सो इन्हीं 3 विषयों को यहाँ जोड़कर मतलब अलग अलग सिलेबस में लिखा गया है और इन्हीं विषयों को जोड़कर आपको आगे बढ़ना है। फिलहाल ये पेपर आपका एथिक्स यानी नीति शास्त्र का ही है। यहाँ भी पूरा ड्यूरेशन जो होगा वो 3 घंटे का है, मार्क्स 200 नंबर है, और यहाँ भी पेपर आपको इंग्लिश और हिंदी में जिस भी माध्यम में आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। 5वां और 6ठा पेपर ये भी स्कोरिंग है। मेंस के जितने भी पेपर यहाँ हैं आपके सामने ये सारे के सारे स्कोरिंग है, यानी आपको मार्क्स उठाने ही हैं। अगर आप मार्क्स नहीं उठाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। यानी यहीं पर आपको का 5वां पेपर जो पूरे संपूर्ण जीएस में आता है वो जनरल स्टडीज का पेपर नंबर 5, उसमें सामान्य हिंदी और हिंदी से जुड़े हुए जो व्याकरण होते हैं जैसे अलंकार, संधि, समास, विग्रह, पर्यायवाची, अनुग्रह, इस तरह की जो चीज़ें हैं जिनको हम जनरली 8, 9, 10 तक की कक्षाओं में पढ़ते हैं, वो ही आपके पेपर के सिलेबस में दिए गए हैं, जिसका भी काल समय जो है 3 घंटे का है और जो मार्क्स है वो 200 है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यह पेपर पूरी तरह से हिंदी में ही होगा। भले ही आप एग्जाम इंग्लिश में दे रहे हो, यहाँ आपको हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पूरा ओवरऑल मेंस का पेपर नंबर 6 जो कि जनरल स्टडीज का प्रश्न पत्र नंबर 6ठा है। यह प्रश्न पत्र एस्से पर आधारित है यानी निबंध पर आधारित है, और एस्से भी आपको पूरी तरह से हिंदी में ही लिखना होगा। यहाँ पर कुछ शर्त है, इस शर्त को आपको फॉलो करना होगा। पूरा का पूरा 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा और 100 मार्क्स का एस्से होगा। यहाँ प्रश्न पत्र आपको पूरी तरह से हिंदी में देने, तो यहाँ पर लास्ट के 2 आप ध्यान रखेंगे, आपको हिंदी आनी चाहिए। और एमपी स्टेट जो है वह हिंदी भाषी है, तो यहाँ पर हिंदी की महत्ता आपको इन पेपर से
देखने पर दिखती है। चले दोस्त, हम असल में यहाँ पर जिस विषय की बात करने वाले हैं वो विषय है आपके सामने, आप यहाँ देख सकते हैं पेपर नंबर 3। मैं यहाँ पर आपको ये समझा चुका हूँ, यानी काफ़ी हद तक आपको ये समझ में आ चुका है कि जीएस पेपर 3 में, यानी जो मैं यहाँ आपको डिस्कशन क्लास कराने वाला हूँ उसका कितना महत्व है वो आपको यहाँ पर दिखता है। यानी आपके पूरे मेंस के पेपर में 300 नंबर मेरे साथ है, यानी मेरे पास है, जहां आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इस पूरे के पूरे जो इंटायर वीडियो सेशंस जो मैं लेकर यहाँ आया हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर आप पूरा जीएस पेपर 3 मेरे साथ कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्त, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, मेंस में किस पेपर को हम यहाँ करने वाले हैं ये भी क्लियर हुआ। आगे सुनिए, आगे हम बढ़ते हैं इंटरव्यू के मार्क्स पे। इंटरव्यू का मार्क्स ओवरऑल 175 नंबर का है और टोटल मार्क्स जो यहाँ फाइनल सिलेक्शन होगा मेंस और इंटरव्यू को जोड़कर होगा। यानी अगर आप मेंस यहाँ जाएं तो अगर आप यहाँ पर देखें पूरे मेंस में, तो यहाँ पर देखें अगर आप ये सारे मार्क्स जोड़ते हैं, ये सारे मार्क्स अगर आप मुख्य परीक्षा के जोड़ते हैं तो ये होते हैं दोस्त 1400 नंबर, यानी 1400 मार्क्स आपको यहाँ पर होते हैं। फाइन, यानी मुख्य परीक्षा आपको जो मेंस देनी है वो 1400 मार्क्स की देनी है। ये नया पाठ्यक्रम जो एमपीपीसीएस लेकर आया है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। फाइन, और आपको इसी पाठ्यक्रम के हिसाब से एग्जाम देने हैं। यही नया सत्र है, यही नया पैटर्न है जिसको हमें फॉलो करना है। इंटरव्यू का पूरा मार्क्स 175 मार्क्स है, 1400 नंबर आपको वहाँ पर हो गया यानी मुख्य परीक्षा में, और 175 नंबर आपका हो गया मित्र इंटरव्यू में। यानी टोटल जोड़कर जो सम होता है वो होता है 1575 मार्क्स, जिनमें आपके फाइनल सिलेक्शन होने वाले हैं। फाइन, अब हम आते हैं प्रारंभिक परीक्षा में जो पाठ्यक्रम है वो क्या है और पाठ्यक्रम में मैं किस पार्ट को आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं इस पूरे इंटायर वीडियो में। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो विषय मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं उस विषय के साथ क्या क्या चीजें आपको कवर हो जाएंगी प्रारंभिक परीक्षा में और मुख्य परीक्षा में, वो संपूर्ण इस वीडियो के थ्रू आपको ज्ञान हो जाएगा। सो स्टेट सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्या सिलेबस फॉलो करते हैं। पेपर 1 जो कि सामान्य अध्ययन का है, जो आपके एग्जाम में लिखा हुआ है, इतिहास, कल्चर और लिटरेचर, स्पेशली मध्य प्रदेश का। तो आपको मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का अपना कल्चर और मध्य प्रदेश के जो लिटरेचर्स हैं इस पे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जो है भारत का इतिहास, भारत का इतिहास यानी ये वाला पार्ट आपको कुछ हद तक यूपीएससी से सिमिलर मिलेगा। ये पूरी तरह से अलग है, ये पूरी तरह से अलग है, इसका यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, जो सेंट्रल लेवल पे सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है। आगे देखिए, उसी तरह भूगोल में जाइए तो ज्योग्राफी जो है वो मध्य प्रदेश की लिखी गई है। और दूसरा ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड यानी विश्व और भारत का भूगोल जानना है। विश्व भारत का भूगोल फिर सिविल सर्वे यूपीएससी से आपको मिल जाएगा, लेकिन ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश ये स्पेशली आप जितने भी विद्यार्थी मध्य प्रदेश के परीक्षा के लिए इच्छुक हैं उनको ये चीज़ें तैयार करके जानी होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश और इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, जो आपको खास तौर से मध्य प्रदेश के पहलुओं को लेकर यहाँ पर आगे बढ़ना है। और यहीं पर आपको बताऊं कि यहाँ पर आपको हमेशा इकोनॉमी में करंट अपडेट करते रहना पड़ेगा जो मध्य प्रदेश का बजट होगा। फाइन, और साथ ही साथ जो यूपीएससी के सिलेबस के साथ ये कॉमन है, ये तो यूपीएससी से लेना देना है नहीं, ये सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही होगा। ये देखिए, ये भी सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही होगा, ये भी सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही होगा। मैंने आपको शुरू में बोला था कि सिर्फ 30% से 40% ही आपको ऐसे बहुत ज़्यादा 50% बोलिए जो टॉपिक आपको यूपीएससी और एमपीपीसीएस में कॉमन मिलने वाले हैं। यानी दोनों की तैयारी आपको अलग तरीके से करनी होगी। दोनों में प्रश्न पत्र के पूछने के तरीके अलग होते हैं, दोनों में प्रश्न पत्र का स्तर अलग होता है। तो पूरी तरह से आप इस वीडियो के थ्रू समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। वहीं पर बात होती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन और इकोनॉमी आपने मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में पढ़ा, वैसे ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, यानी आपको भारत के रिस्पेक्ट में भी पॉलिटी और इकोनॉमी
की पकड़ होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विज्ञान और तकनीकी 7वां। 8वां, करंट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं समसामयिकी में उनसे जुड़े हुए पहलू। 9वां, सूचना और संचार तकनीकी से जुड़े हुए मुद्दे और प्रश्न जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैच्यूटरी बॉडीज हैं, जो डिफरेंट प्रावधान हैं, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के जो बॉडीज हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों का समावेश यहाँ रहेगा। ये कुल प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं इस पेपर में ये चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पूरा क्लियर हो जाना चाहिए किस पार्ट को यहाँ पर ख़त्म हम करने जा रहे हैं, समाप्त करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं, ये हम यहाँ बात करने वाले हैं दोस्त, इस वाले चैप्टर को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में कवर होगा, और प्लस इंफॉर्मेशन ऑन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर इसके साथ जुड़ेगा। और वैसे बताऊं तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वास्तविक रूप में ये विज्ञान और तकनीकी के अंतर्गत ही आता है। तो इन सारे इश्यूज को लेकर हम यहाँ बात करने रहे। 7वां और 9वां जो टॉपिक है वो आपको इस सारे इंटायर वीडियोस में, जहां मैं आपके साथ उपलब्ध हूं इस समय, इस जगह पर आपको 7वां और 9वां चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाएगा। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं। मेंस के पेपर में आते हैं, जीएस पेपर 3 में क्या रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, हर पेपर में जितने भी मैंने आपको मेंस के पेपर दिखाए हैं, किस अनुसार प्रश्न पत्र रहेगा, इस पे चर्चा करते हैं। जीएस पेपर 3 में मुख्य परीक्षा का क्या पैटर्न होगा। सो आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपके मुख्य परीक्षा में अगर आप विज्ञान तकनीकी की बात करें, जिसमें मैंने आपको बोला कि जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, जिसमें मैंने आपको बोला विज्ञान और तकनीकी, और जिसमें मैंने आपको बोला पर्यावरण, इन 3 विषयों का को सम्मिलित किया गया है इस जीएस पेपर 3 के अंतर्गत। ओके, इस पूरे पेपर में जो एक मिश्रित पेपर है, इसमें कुल 10 यूनिट है जो मध्य प्रदेश पीसीएस में सिलेबस में लिखा गया है। तो टोटल पेपर में 10 इकाइयां हैं, 10 यूनिट में पूरा इंटायर पेपर जो है वो सिलेबस डिफाइन किया गया है, और ये बताया गया है कि हर इकाई से, हर यूनिट से कुल 6 प्रश्न दिए जाएंगे। हर इकाई से कुल 6 प्रश्न दिए जाएंगे, और हर इकाई जो होगी जिससे 6 प्रश्न दिए जाएंगे उससे कुल मार्क्स होंगे 30 मार्क, यानी 10 यूनिट में से प्रत्येक से 30 मार्क, तो टोटल पेपर जो हो जाएगा मित्र वो हो जाएगा 300 मार्क्स का, यानी ये पूरा पेपर 300 मार्क्स का होने वाला है। अब सुनिएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे प्रति यूनिट से, ये जो 30 मार्क्स को हम यहाँ बांट रहे हैं। तो आप यहाँ देखिए 30 मार्क्स कैसे बट रहा है, उसका पूरा एक तरीका पूरी तरह से आपको समझ आना चाहिए। पहले बात करते हैं नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरह के रहेंगे। तो 3 प्रश्न ऐसे हैं जो अति लघु उत्तरीय हैं, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी बहुत ही छोटे उत्तर लिखने वाले प्रश्न। यहां पर जितने भी प्रश्न होंगे, ओके, कुल प्रश्नों की संख्या आपको यहां इस लिस्ट में दिखी हुई है, कुल 3 प्रश्न दिए जाएंगे, और ये प्रत्येक प्रश्न के आंसर आपको कुल 10 वर्ड्स में, यानी एक रो में लिखना होगा। 10 वर्ड मतलब करीब करीब एक रो लिस्ट में 10 वर्ड्स के आसपास चीजें हो जाए, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, यानी 3 प्रश्न अगर हुए, प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हुआ, तो टोटल हो गया मित्र कितना, 9 नंबर का, यानी 9 मार्क्स का आपको ये हो गया। आइए, ये रहा अति लघु उत्तरीय। दूसरा लघु उत्तरीय यानी उससे थोड़ा बड़ा, ठीक है, यानी शॉर्ट क्वेश्चन इंग्लिश में आप कह सकते हैं। कुल संख्या 2 रहेगी, और इसकी मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो है वो 50 शब्दों में लिखना है, यानी कम से कम आप तकरीबन 3 रो तक कवर करेंगे, ठीक है, प्लस माइनस चलता है, लेकिन लगभग देखिए 50 वर्ड का मतलब होता है करीब करीब 40 से 60 वर्ड्स, 10 का मतलब होता है करीब 7 से 12 वर्ड्स। पर एक अच्छा उत्तर लिखना उसको कहते हैं जहां आप कम से कम शब्दों में पूरी बात को आप रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे, छोटी वैल्यू का प्लस माइनस छोटा और बड़ी वैल्यू का थोड़ा प्लस माइनस बड़ा, इसी कॉन्सेप्ट को रखकर आप उत्तर लिखेंगे। आइए, तो 50 वर्ड का मतलब हमेशा कोशिश कीजिए कि 40, 42, 48 तक आते आते उत्तर खत्म हो जाए।
रियली 52 या 53 वर्ड जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों का प्रश्न होता है सर अगर ये 50 वर्ड्स है तो कितना जाना चाहिए। फिलहाल इस तरह की मूर्खता बड़ी बातें आप ना करें, ठीक है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ प्लस माइनस आसपास चलता है। यहाँ पर 2 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 मार्क्स के हैं, और अगर कुल 2 प्रश्न है तो टोटल मार्क्स हो गया 10 मार्क हो गया। तो 9 आपको ऊपर मिला है, 10 यहाँ मिला है। अच्छा, एक होगा जो बृहत उत्तरीय होगा। बृहत उत्तरीय मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस, बड़े उत्तर आपको लिखने होंगे। यहां पर प्रश्न होंगे कुल 1, और ये 200 वर्ड्स में लिखना होगा, लगभग तकरीबन 200 वर्ड्स। फिर मैं कह रहा हूं तकरीबन 180 के आसपास और तकरीबन 210 तक लमसम। फिर मैं कह रहा हूं अच्छा उत्तर वो होगा जो 200 के अंदर ही लिख दिया जाए। और ये जो प्रश्न है वो एक ही प्रश्न है और कुल 11 मार्क्स का होने वाला है, यानी ये हो गया 11 नंबर। अब आप खुद समझ जाइए, 9, 10 और 11, इसका सम कीजिए, टोटल कितना होता है 30 मार्क्स। और ये हो गया आपका संपूर्ण हर यूनिट 30 मार्क्स। इसी तरह आपको 10 यूनिट से प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, 3 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप, 2 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप और 1 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप। और इस तरीके को फॉलो करेंगे आप जीएस पेपर 3 के लिए। इसके अतिरिक्त पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4 उनके पैटर्न अलग होंगे, उन विषयों में आप देखेंगे। अभी आप यहां पर सिर्फ जीएस पेपर 3 को फोकस कर कर चलेंगे। ये पूरा का पूरा इंटायर जो लेक्चर है, सीरीज जो है, ये जीएस पेपर 3 की है। फाइन, और आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगली बात होती है हमारे पेपर में सिलेबस क्या है। मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आपके सामने हमने दिखा दिया। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके सामने लिखी गई थी। मैं भी आपके सामने जो एमपीपीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए जो ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है, प्रशासन जो एमपीपीसीएस जो बॉडी है जहां से इन्होंने जो सिलेबस दिया है, उस सिलेबस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। रुकेगा। स्टेट सर्विस मुख्य परीक्षा का सिलेबस और पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर फॉर पेपर 3। तो पैटर्न तो हमने देख ही लिया, किस हिसाब से प्रश्न आने वाले हैं। एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए, तो मॉडल पेपर भी मैं यहाँ आपके सामने लेकर आया हूँ, उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, तो काफी हद तक आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जीएस पेपर 3 का जो इंटायर मुख्य परीक्षा है उससे जुड़ा हुआ सिलेबस है। फिलहाल मैं इसको बंद करके एक दूसरा फोल्डर खोलता हूँ। उस फोल्डर में आपको चीज़ें थोड़ी बड़ी होंगी और क्लियर होंगी। फिलहाल दिखने में ऐसा नहीं कि आप ये नहीं देख सकते हैं, मैं बोल दूंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वही सिलेबस दिखाता हूँ जो कमीशन ने दिया हुआ है। तो कमीशन ने जो सिलेबस दिया हुआ है वो है डिटेल्ड सिलेबस ऑफ एमपीपीसीएस। ये हमारे सामने। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्त, ये सिलेबस आप कमीशन से सीधा ले सकते हैं। फाइन, यहाँ ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा में 7वां और 9वां यूनिट मैंने आपको बोला था जो प्रारंभिक परीक्षा में एमपीपीसीएस में दिया गया है। तो प्रारंभिक परीक्षा में 7वां और 9वां, तो 7वां आप खुद देखिए, विज्ञान एवं पर्यावरण आपके सामने लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पर और अच्छी तरीके से दिख रही होंगी। ये हिंदी माध्यम की क्लास है तो मैं आपको हिंदी में ही सिलेबस दिखाता हूँ। ये आपके सामने लिखा हुआ है मित्र, विज्ञान एवं पर्यावरण, तो साइंस एंड एनवायरमेंट जो 7वां यूनिट है। क्या है? विज्ञान के मौलिक सिद्धांत क्या है, बात करेंगे। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। फाइन। अगला है पर्यावरण एवं जैव विविधता। अगला है पारिस्थितिक तंत्र, यानी वही एनवायरमेंट वाला पूरा कॉन्सेप्ट आ गया। पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, यानी यहाँ पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, उपापचय प्रक्रियाओं की बात कर रहे हैं, और जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, उपापचयी पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और वाटर होते हैं। कुल 6 ही उपापचयी पदार्थ होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जिनके बारे में बात करेंगे। आगे मानव शरीर संरचना। तो मानव के शरीर की संरचना में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मानव की विकास पे भी बात हो जाती है, मानव के पूरे ऑर्गन सिस्टम की भी बात हो जाती है, और अगर संरचना की बात होती है तो ये आउटर और इनर दोनों तरह की होती है, यानी पूरा इंटायर मेटाबॉलिक सिस्टम जो ह्यूमन की बात करते हैं। तो यानी हम पूरा मनुष्य के यहाँ जितने भी तंत्र हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, परिसंचरण है ना, जैसे पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन, श्वसन, जनन, इस तरह की सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ जो कृषि उत्पाद की तकनीकियाँ हैं, जो ट्रेडिशनल हैं, जो सामान्य तरीके हैं जो चल रहे हैं,
और जो आज मॉडर्न तरीके हम प्रयोग में ला रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अगर मॉडर्न पर आ जाइए तो आज जेनेटिकली मॉडिफाइड तक आप जा सकते हैं। तो उस तरह की बात यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, खाद्य प्रसंस्करण पर भी जाएंगे। तो फूड प्रोसेसिंग वगैरह में कौन कौन सी तकनीकियाँ हैं, बहुत सारी तकनीकी हैं। इवन फूड प्रिजर्वेटिव्स वगैरह पे भी थोड़ा बहुत हम बात कर लेंगे यहाँ पर, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है, पतंजलि प्रोडक्ट्स में क्या है, इस तरह की छोटी छोटी सी बातें करनी है। ओके, जो स्वास्थ्य नीति है और जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जैसे आयुष्मान भारत ले लीजिए, मिड डे मील प्रोग्राम ले लीजिए, तमिलनाडु से शुरू हुआ, जैसे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन की बात कर लें, राष्ट्रीय पोषण जो मिशन है, आहार मिशन जो है, जो सरकार लेकर आई है, इस तरह की छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो स्वास्थ्य की नीतियां सरकार बना रही है, उस पर बात करेंगे। ठीक है, और अगला टॉपिक जो है प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन, यानी ये टॉपिक थोड़ा सा आप यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के टॉपिक को भी इसमें जोड़ा गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आप इस पूरे इंटायर सिलेबस की बात करें तो आपको जनरल स्टडीज कवर होता है, यानी सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस कवर होता है। ओके, सामान्य विज्ञान कवर होता है। दूसरा आपको तकनीकी कवर होती है, क्योंकि यहाँ देखिए शॉर्ट में इन्होंने उपग्रह, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक संस्थान, इस तरह की बातें लिखकर आपको बता रहे हैं, तकनीकी हो गई। और प्लस आपको यहाँ इन्वायरमेंट हो गया थोड़ा, यानी वातावरण, और प्लस डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन। तो आपको खुद दिखता है कि ये टॉपिक स्मार्टली लिखा गया है, जहां पर कई विषयों को सम्मिलित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक परीक्षा का 9वां टॉपिक जो इन्होंने मेंशन किया है, क्या लिखा है 9वें टॉपिक में? जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बारे में हम बात कर रहे थे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना इंफॉर्मेशन, और संचार यानी कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी, इसके बारे में, जैसे इंटरनेट क्या होता है, मोबाइल फ़ोन क्या होता है, 3G 4G टाइप की चीज़ें आजकल हैं जो हम लोग प्रयोग में ला रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर पे बात करेंगे, प्रकाश तंतु पर जहाँ पर डिस्कशन करेंगे। फाइन, इसके अलावा एक टॉपिक है जहाँ पर हम रोबोटिक्स की बात करेंगे, कृत्रिम बुद्धि लब्धता। देखिए, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये हिंदी नहीं बना पाए हैं, फिलहाल इसको शुद्ध हिंदी में कृत्रिम बुद्धि लब्धता कहते हैं, तो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख दिया। और प्लस एक टॉपिक और है जो कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसको सेफ और सिक्योर करने की बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पर भी छोटे से डिस्कशन करें, उसमें कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं। CERT.in करके, CERT.in, जो कि इंडिया में स्पेशली अगर कोई इस तरह का मुद्दा होता है, साइबर क्राइम या कुछ ऐसा होता है, तो CERT.in के बारे में बात करेंगे, किस तरह से उसमें कंप्लेन कर सकते हैं। और साइबर डोम टाइप की चीज़ें हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में इस तरह की चीज़ें लाई जा रही हैं। साइबर सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो ब्लॉकचेन तकनीकी जो हाल में आई है उसमें भी छोटी सी टिप्पणी करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन सीधे आते हैं, ज़्यादा घुमाते नहीं है, तो छोटी छोटी से डिस्कशन यहाँ पर जरूरी होंगे। इसके अलावा ई गवर्नेंस क्या है, ई गवर्नेंस फिलहाल ई टॉपिक लग जाने से इलेक्ट्रॉनिक हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक जो हो गया वो विज्ञान तकनीकी का टॉपिक हो गया। ई गवर्नेंस की बात करेंगे। ई गवर्नेंस वैसे भी आप देखें तो राजनीति में आता है, यानी पॉलिटी में भी ये टॉपिक आता है। फाइन, साथ ही साथ इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट्स बहुत सारे हैं, जिसमें छोटा सा अगर हम नेटवर्क की बात करें तो आप जानते होंगे 4 तरह के नेटवर्क होते हैं, जिसको आपने सुना भी होगा, पैन कहते हैं, लैन कहते हैं आप, मैन कहते हैं आप, और वैन कहते हैं आप। तो ये नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। और कुछ और भी हैं, जैसे पर्सनली जो हम अपना बना सकते हैं, जैसे VPN वगैरह कहते हैं। ओके, ये तो हो गए नेटवर्क, लेकिन एग्जैक्टली हम नेटवर्क पर टाइम लॉस नहीं करने वाले, क्योंकि आपके सिलेबस में जो चीज़ें लिखी गई हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स लिखा गया है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स तो बहुत सारे हैं, अगर आप देखें तो आप फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फाइवर यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, मल्टीपल आप यूज़ कर रहे हैं दोस्त। ओके, मल्टीपल आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारे के सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी हम टिप्पणी करेंगे। इसके अलावा ई कॉमर्स पर भी जाएंगे। ई कॉमर्स में जैसे B2B सिस्टम है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर है, BPO, ओके, कॉल सेंटर्स जो है, ये सब ई कॉमर्स के तरीके हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आप बोल सकते हैं, शुद्ध हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य बोल सकते हैं। तो ये 2 चैप्टर है जो प्रारंभिक परीक्षा के हैं, जो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे, यानी ये टॉपिक भी साथ साथ डिस्कशन होता जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, सिलेबस को मैंने ओपन कर दिया, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये वही सिलेबस आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, जो कि इंग्लिश माध्यम के बच्चों के साथ हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये
ये है दोस्त जीएस पेपर 3, वही जो सिलेबस दिखा रहा था मैं, जो छोटा था मैंने कहा था थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। लेट मी ट्राई, शायद थोड़ा बड़ा और हो जाए। यस, तो ये थोड़ा सा सिलेबस और बड़ा हो गया। मेरे ख्याल से आप स्क्रीन पर बेहतर तरीके से आप देख पा रहे हैं। टोटल कुल कितने यूनिट्स हैं? टोटल 10 यूनिट है, यानी 10 इकाई है, जिसके बारे में आप समझ चुके हैं। आइए इन इकाइयों को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तृतीय प्रश्न पत्र पूरी तरह से विज्ञान तकनीकी, और इस विज्ञान तकनीकी में मैं फिर बता रहा हूँ समूचा विज्ञान है मित्र। ओके, यहाँ पर टेक्निकल नहीं है, यहाँ पर जनरल साइंस अगर लिख देता तो वो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, यानी अगर विषय को हम सामान्य विज्ञान बना दें तो काफ़ी अच्छा होगा। सामान्य विज्ञान बना दें तो ज़्यादा बेटर होगा। सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में देखिए है क्या। ठीक है, धीरे धीरे मैं विषयों को और ऐड करता जाऊंगा। सामान्य विज्ञान में क्या क्या आता है देखिए, यहाँ पर जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में इन्होंने क्या कवर किया है, पूरी तरह से भौतिकी को उठाने की कोशिश की है। भौतिकी को उठाने की कोशिश की है, यानी फिजिक्स को इन्होंने उठाया है, फिजिक्स को। और फिजिक्स में भी इन्होंने क्या किया है, बहुत ही हल्के हल्के टॉपिक्स पे इन्होंने चर्चा करने की बात की है। ओके, जैसे कार्य बल और ऊर्जा। अब कार्य बल और ऊर्जा में किन पहलुओं को ध्यान देना है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य। कुछ चीजें यहां पर और हैं, जैसे हम तो जनरल कार्य क्या होता है, बल क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, कार्य में स्थापित ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, और इसके अलावा बल क्या होता है। ओके, इस पर बात करेंगे। प्लस इसके अलावा से गुरुत्वाकर्षण बल है, तो जैसे दो बड़ी बॉडी के बीच में, बड़े निकायों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। F = G(m)/r²। ठीक है, तो दो बड़ी बॉडी है, इनका एक का द्रव्यमान m है, दूसरा का स्मॉल m है, यानी m1 है, m2 है। इस सब छोटी छोटी बातें करेंगे। घर्षण है, जैसे हम पैदल चलते हैं, ठीक है, तो हम इसलिए चल लेते हैं, स्लिप नहीं करते हैं क्योंकि घर्षण वहाँ पर नहीं है। इस तरह की बातें हम करते चलेंगे। वायुमंडलीय दबाव पर बात करेंगे, जैसे यहाँ पर दबाव क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जब आप पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या होता है, P = HRDG करके जो कंसेप्ट है, कुछ कैपिलरीज वगैरह के कंसेप्ट आते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं। और कार्य, जो वर्क वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमें छोटी छोटी टिप्पणियाँ करनी है। थोड़ा थोड़ा साथ साथ अब लिखते भी चलेंगे, मैं आपको बोलता भी चलूँगा। इसके अलावा इकाइयाँ और मापन, जैसे MKS पद्धति होती है, SI पद्धति होती है। ओके, तो इन पर बात करेंगे। SI क्या है, फिर MKS पद्धति क्या है जिसको अपनाया गया है, और इसके साथ जो दैनिक जीवन के उदाहरण हैं। इवन मैं आपको बताऊं, हर जगह पर आपको उदाहरण तो लेने ही पड़ेंगे। साथ साथ यहाँ पर आपसे बात करेंगे गति क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होते हैं, यानी एक्सेलरेशन भी और रिटार्डेशन भी, यानी त्वरण और मंदन, इस पर बात करेंगे। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है, यानी गति क्या होता है और वेग क्या होता है। एक में अदिश राशि होती है, एक में सदिश राशि होती है। तो यानी एक वेक्टर है, एक स्केलर है। स्केलर मतलब हो गया अदिश, और अगर वेक्टर हो गया तो वो हो गया अदिश, सदिश। इस तरह की बातें हम करेंगे, क्योंकि इन्हीं आधार पर गति और वेग को समझा जा सकता है। आगे ध्वनि पर बात करेंगे। ध्वनि में भी देखिए तो इसमें जनरल परिभाषा क्या है, प्रसार जो है वो क्या है, ध्वनि का जो प्रसार होता है। ओके, लेटर ऑन हम श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि की बात करेंगे, जो हम सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगे क्या होती हैं, इस तरह की तरंगे की बात करेंगे। शोर और संगीत की बात करेंगे, जैसे हमारी कान की क्षमता कितनी है, जो हम सुन सकते हैं, उस तरह की बातें करेंगे। कौन सा है जो ऑडिबल है, जो सुनने के अनुरूप है, जो हम प्रयोग में लाते हैं। ओके, ध्वनि से संबंधित बहुत तरह की शब्दावलियां हैं, जैसे हम कैसे वेव्स को, है ना, आवृत्तियों वगैरह को, मतलब वेव्स को, हम ध्वनि वगैरह को साउंड्स वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जानते हैं तरंगें होती हैं जनरली, तो उनमें आयाम क्या होता है, तरंग की लंबाई, कंपन की आवृत्ति, जैसे स्टैंडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सरल आवर्त गति जिसे आप बोलते हैं। तो इसके पहलू क्या हैं, इनको थोड़ा सा मान लीजिए। अब जैसे आप एक झूला झूल रहे हैं, तो एक झूला झूलने का मतलब क्या होता है, एक सरल आवर्त गति होती है, एग्जैक्टली एक पेंडुलम की तरह काम कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मतलब इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे से पूछ सकते हैं आप। झूला झूले खड़े हो गए तो जो टाइम पीरियड होगा झूला का वो ज़्यादा देर चलेगा, कम चलेगा, तो एक छोटा सा फार्मूला दे दूंगा, T = 2π√L/g, बस वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा। उसी से आप पूरे कॉन्सेप्ट को आप टिक कर सकते हैं। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है, तरीके से चलेंगे, बस आगे बढ़ते हैं।
विद्युत की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह में, तो बात करेंगे विभिन्न प्रकार के सेल क्या होते हैं, परिपथ क्या होते हैं। आजकल एक मॉडर्न सेल पे भी बात चल रही बहुत ज़्यादा, फ्यूल सेल की बात होती है। तो फ्यूल सेल क्या है, बैटरीज और इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें कैथोड अगर एक में प्लस है तो दूसरे में कैथोड एक में माइनस है। ओके, इस तरीके से अपोजिट चलता है, उस पर बात करेंगे। चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, उनका निर्माण, उनका क्या कर सकते हैं, उनको उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म की बात करें तो एक गाड़ी है जिसका नाम सुना होगा आपने, मैगलेव, MAGLAV, मैग्नेटिक लेविएशंस, जो चुंबकत्व के प्रभाव में, ओके, ट्रेन जो चलती है वो 550 किलोमीटर पर चल जाती है और ट्रेन में पहिया नहीं होता, ये चुंबकत्व के प्रभाव में, ओके, पटरी के ऊपर उठकर और फ्रिक्शनलेस कंडीशन में यानी विदाउट घर्षण वो आगे बढ़ती है। तो उस वाले कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे, ये चुंबकत्व में कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है जनरेट करते हैं और ट्रेन को 550 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ले जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या कह रहे हैं कि चुंबकत्व का उपयोग कहाँ तक है, तो हम बहुत हाई फाई मैगलेव ट्रेन तक उसको ले जा सकते हैं। ट्रेन जो बिना व्हील के चल रही है, मतलब सोचने की बात है। और आगे बढ़ते हैं, प्रकाश, लाइट में जैसे परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, दर्पण और लेंस में क्या अंतर होता है। तो एक तरफ ये पेंटेड होता है एक, और दूसरे में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, यानी ओपेक कह सकते हैं, कालिख लगी होती है। बचपन में पढ़ते नहीं है कि आप लेंस को अगर दर्पण बनाना चाहें तो आप क्या कीजिए, उसमें एक तरफ कोटिंग कर दीजिए, उसको कालिख लगा दीजिए, तो कालिख लगाते हैं आप उसमें, फिर फोटो देख लीजिए अपनी, उस तरह की बात होती है। प्रतिबिंब वगैरह कैसे बनते हैं, जैसे अगर आपको अपना पूरा संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो आपको अपनी हाइट का कितना मिरर होना चाहिए, तो आपको अपनी हाइट का मिनिमम एटलीस्ट आधा तो होना ही चाहिए। अगर आप 6 फीट के हैं तो 3 फीट का तो मिरर होना ही चाहिए, नहीं तो आप कभी भी अपना संपूर्ण इमेज उस मिरर में नहीं देख सकते हैं। इस तरह की बात होती है। आगे बात करते हैं ऊष्मा, हीट में बात करते हैं। तो तापमापन, जैसे बहुत तरह के तापमापी हैं, सेल्सियस है, केल्विन है, फ़ारेनहाइट है, र्यूमर है, इस तरह के बहुत सारे स्केल्स हैं जिनके आधार पर हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। ओके, तो हीट में तापमान की बात करेंगे। थर्मामीटर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, डिफरेंट तरह के थर्मामीटर्स। तो तापमान क्या होता है, थर्मामीटर्स क्या होते हैं, किस तरह का, और ऊष्मा का रूपांतरण कैसे होता है। तो ऊष्मा का रूपांतरण पे भी बात करेंगे, तरंगों रंगों पे भी बात करेंगे, ठीक है, कि उनका कैसे, उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ऊष्मा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कैसे बदल सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को बात करेंगे। तो ये पूरी तरह से आपको फिजिक्स का टॉपिक मिलता है। आगे बढ़ते हैं, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में आपके सिलेबस में क्या कहता है, तत्व यानी एलिमेंट्स, कंपाउंड यानी यौगिक, और मिक्सचर यानी मिश्रण। इन तीनों के बारे में जानना होगा। तीनों की क्या परिभाषा है, तीनों के क्या रासायनिक प्रतीक हैं, तीनों के क्या गुण हैं, और पृथ्वी पर ये कहाँ कहाँ किस जगह उपलब्ध है। यानी एक तरह से आप कह लेते हैं छोटा सा आवर साड़ी के जो कंसेप्ट है ना, उन्हीं के बारे में बात हो रही है। अगली बात हम बात करेंगे, पदार्थ क्या होते हैं, धातु और अधातु क्या होते हैं, मेटल, नॉन मेटल। ओके, इसके अलावा आवर साड़ी और आवर्तता, देखिए आपके सामने है आवर साड़ी, पीरियोडिक टेबल। फिलहाल मेंडलीव की बात होगी, एक और आवर साड़ी है, 2 आवर साड़ी की बात हम करेंगे और छोटा सा ब्रीफ करते हुए हम आगे निकलेंगे। इसके अलावा एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, वैलेंस यानी संयोजकता, केमिकल बॉन्ड यानी जो बंध होते हैं, जैसे सहसंयोजक बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है, विद्युत बंध होता है ना, हाइड्रोजन बंध होता है, वंडरवॉल बंध होता है। जैसे इस तरह सबसे वीक बंध कौन से होते हैं, तो वंडरवॉल बंध होता है। तो इस तरह के बंध के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। परमाणु संलयन और परमाणु विखंडन पे बात करेंगे, यानी कहीं पर आप कोई बड़ा वाला जो परमाणु होगा वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा होगा, जिसको विखंडन कहते हैं, और छोटे छोटे मिलकर जब आपस में मिल रहे होंगे तो एक परमाणु संलयन हो रहा होगा। कहीं सन एनर्जी आएगी, हाइड्रोजन बम आएगा, एक कृत्रिम सूर्य अनुसंधान है जिसकी बात हो रही है, उस पर भी हम एक लाइन में बात कर लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। हाइड्रोजन बम जो होता है वो संलयन का उदाहरण होता है, सूर्य की ऊर्जा जो आती है वो संलयन का उदाहरण होती है। इस तरह की बातें हम यहाँ पर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अम्ल, क्षार, लवण, और साथ साथ जो पीएच और मानक सूचक हैं तो बात करेंगे, और कुछ पीएच की वैल्यूज़ भी हम समझ लें, सिरका का क्या होता है। तो इस तरह के फैक्चुअल डेटा हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे। फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस किसे कहते हैं, आप फिलहाल 6, 7, 8 में इस तरह की चीज़ें पढ़ाई गई हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो कोई केमिकल रिएक्शन कीजिए वो बताऊंगा, और जैसे टेम्परेचर के हिसाब से कोई बर्फ़ है पिघल गया, इस तरह की चीज़ें। जैसे मान लीजिए कि एक लोहे में है और उसमें रस्टिंग लग जाती है तो एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, केमिकल चेंजेस होता है, रस्टिंग लगना। तो इस तरह की बातों पर हम टिप्पणी करेंगे। और हमारे दैनिक जीवन में जो विभिन्न तरह के रसायन हैं, ओके, डिफरेंट तरह, जैसे नीलात होता है, हराकसिस है, ओके, जिप्सम है,
ओके, फिटकरी एलम जिसको आप कहते हैं ना, इस तरह की बातें, ये क्या होती हैं, इनका क्या यूज़ होता है, रेड फास्फोरस का क्या यूज़ होता है, तो इस पर हम बात करेंगे। यानी ये पूरी तरह से हम लोग यहाँ पर रसायन विज्ञान के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको खुद दिखता है ऊपर भौतिकी, नीचे रसायन, कितने होशियारी से सिलेबस को लिखा गया है। तीसरी इकाई पर आते हैं। तीसरी इकाई आप देखिए पूरी तरह से बायोलॉजी है, यानी यहाँ पर पूरी तरह से हम जीव विज्ञान की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से जीव विज्ञान की बात करने वाले हैं। तो जीव विज्ञान में जैसे सूक्ष्म जीव, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है, जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा है, ताकि केमिकल का यूज़ ना करें, वर्मी कंपोस्टिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें लाएं। कोशिका की संरचना, कोशिका के कार्य, जंतु और पौधों का वर्गीकरण बात करेंगे। जंतुओं को नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा में बांटा गया है। पौधों का अपना वर्गीकरण है, क्रिप्टोगैमस, फिनरोगैमस। ओके, एक तरफ जिसमें नॉन फ्लावरिंग पौधा है, एक तरफ जिसमें फ्लावरिंग पौधा है। ओके, अब थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में भी बांट सकते हैं। तो देर बहुत सारे तरीके हैं, तो उनमें से जो सिंपलेस्ट तरीका होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। फिर आपको इसमें ये इसमें बीज बनते हैं, इसमें नहीं बनते हैं, इस तरह से। इसमें बीज के ऊपर आवरण होता है, इसमें नहीं होता है, बीज आवरण जिसका बोलते हैं सीड कोड। इसके आधार पर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे हम लोग छोटी छोटी बातें करेंगे। साथ साथ अब देखिए यहाँ पर पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में, तीनों में, यानी पौधों में प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, और प्लस मनुष्य में, यानी तीनों को कह रहा है। इनमें जो पोषण है यानी न्यूट्रिशन है, बैलेंस डाइट है यानी संतुलित आहार, जैसे जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का एक रेशियो होना चाहिए। बैलेंस डाइट की बात कर लीजिए, संतुलित आहार की बात करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, किस रेशियो में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट हमारे डाइट में होना चाहिए। प्लस जो डिफरेंट तरह के विटामिन होते हैं, जब जैसे वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, इन विटामिन के केमिकल नाम क्या है, इनकी कमी से कौन सा रोग होता है। इवन विटामिन की अधिकता से भी विटामिनोसिस एक बीमारी होती है, वो भी होता है, तो उस बारे में बात करेंगे। प्लस हीन तांजन्य रोग क्या होते हैं, हार्मोन्स यानी एंडोक्राइन सिस्टम हमें जानना, अंतःस्रावी तंत्र, शॉर्ट में हार्मोन्स को करेंगे। मानव शरीर के जो अंग हैं, डिफरेंट ऑर्गन पर बात करेंगे, उनकी संरचना और मानव शरीर की कार्यप्रणाली पर जाएंगे। दूसरा, जीवों में श्वसन कैसे होता है। तो जीवों में तो बच्चों तीनों हो गया, अब यहाँ सूक्ष्म जीव भी आ जाएगा, सूक्ष्म जीव भी आ जाएगा। जीवों में ही आप पौधे भी आते हैं, जीवों में आप देखिए तो पशु यानी जंतु भी आते हैं। तो तीनों में श्वसन कैसे होता है शॉर्ट में हम करके चलेंगे। इसके अलावा पशुओं और पौधों में परिसंचरण और परिवहन, यानी पशुओं में परिसंचरण कैसे होता है। तो पशुओं में तो परिसंचरण के लिए जाइलम फ्लोएम वो तरीका होता है। ओके, जब उनके ऊतक के बारे में बात करेंगे, संवहन मंडल जिसको कहते हैं, वैस्कुलर मंडल। और वही जंतुओं में बात करेंगे तो जंतुओं में पूरा का पूरा एक प्रणाली होती है जिसको आप कहते हैं परिसंचरण या परिवहन तंत्र, जिसमें हार्ट, हृदय जो होता है पूरा पार्टिसिपेट करता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहीं पर बात होती है पशुओं में और पौधों में प्रजनन का तरीका क्या होता है। तो ठीक है, तो एनिमल का रिप्रोडक्शन और प्लांट का रिप्रोडक्शन हम दोनों बात करेंगे। फाइन। प्लस यहाँ पर कह रहा है कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और बीमारियां, तो ये आ गया हेल्थ एंड डिजीज वाला टॉपिक, तो इस पर ही बात करेंगे। जबकि अभी आपने प्रारंभिक परीक्षा में भी देखा था, तो वहां पर आपको क्या मिला था, डिफरेंट तरह की स्कीम्स को लेकर बात कर दी है। तो यहाँ पर हम फिलहाल बीमारी, स्वच्छता और स्वास्थ्य के इश्यूज को लेकर बात करेंगे। जैसे आजकल बीमारियों में भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं, तो पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, स्पोरेडिक है। ओके, इस तरह की बीमारियों का मतलब क्या होता है। ओके, इस पर ही बात करेंगे। ओके, महामारी किसको बोलते हैं, गॉट इट। चौथा जो चैप्टर है, यानी वो तीसरा आपको यूनिट क्या मिला, बायोलॉजी मिला, यानी फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। मतलब आप खुद देखिए ये सिलेबस कितना डायनामिक कर दिया है। ठीक है, चलिए चौथी इकाई में क्या कहता है। चौथे में आप देखिए यहाँ पर कंप्यूटर पर आना है, कंप्यूटर पर आना है, उसकी विशेषता, कंप्यूटर की जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या था, थर्ड जनरेशन में क्या था, फोर्थ जनरेशन में। इसके अलावा कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ें होती है, मेमोरी क्या होती है, इनपुट आउटपुट किसको कहते हैं, डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं जिनसे कोई कंप्यूटर काम करता है। ओके, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग कौन से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह जो हम प्रयोग लाते हैं। ओके, जिसमें आप वर्ड फाइल, PPTs वगैरह बनाते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अब देखिए ये वर्ड फाइल पर ये PDF आपका बना हुआ जो आप खोल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको जाननी है बेसिक। इसके अलावा कंप्यूटर की भाषाएं, कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर, इंटरप्रिंटर्स, असेंबलर, ओके, इनके बारे में जानना है। इंटरनेट और ईमेल क्या होते हैं, सोशल मीडिया हम लोगों ने भी पीछे ही देखा था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ई गवर्नेंस सर्विसेज आपको उधर भी मिला है, प्रारंभिक परीक्षा में इधर भी मिलेगा। विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट और वेब पेजेस, बात करेंगे कौन कौन से वेब पेजेस हैं। इवन आप देखिए बहुत सारी चीज़ें, किसी ज़माने में आर्कुट था,
मैंने ट्विटर कब आया, फेसबुक कब आया, इस तरह की चीज़ें हम लोग इस पर बात करेंगे। तो सोशल वेब पेजेस वगैरह पे भी जाएंगे। ओके, तो एक तरह से आप बोलिए तो ये पूरी तरह से कंप्यूटर यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है। तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि कंप्यूटर देखेगा। यहाँ पर मैंने आपको जीव विज्ञान लिखा है, यहाँ पर मैंने रसायन लिखा है, मैंने आपको यानी हर इंडेक्स में अलग अलग विषय को दिया है और सिलेबस को बहुत स्मार्टली दिखाया इन्होंने। अब यही सबसे पहले आपको सिलेबस समझना होगा। ओके, और सिलेबस ही समझकर उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5, टोटल 10 यूनिट्स है, यूनिट नंबर 5 पर आते हैं। यूनिट नंबर 5 क्या कहता है? यूनिट नंबर 5 जो है वो स्टैटिक है, स्टैटिक्स है, यानी सांख्यिकी पर है। यानी इसके लिए थोड़ी मैथ्स वगैरह आपको आनी चाहिए, जैसे संख्याएं, उनके प्रकार, इकाई मापन की विधियां क्या हैं, समीकरण, गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, ये क्या होता है। सांख्यिकी में प्रायिकता क्या होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य, माध्यिका, बहुलक, है ना, मीन, मीडिया और मोड जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में। इसके साथ ही जो विचरणशीलता की माप और प्रादर्श के प्रकार हैं, इसको आपको यहाँ पर जानना होगा। तो ये टॉपिक भी है जो यूनिट नंबर 5, ये भी आपको जाने, यानी यहाँ पर पूरी आपको स्टैटिस्टिक हो गई। तो स्टैटिस्टिक्स हो गया, यानी यहाँ पर एक नया विषय और ऐड हो गया। फाइन, जिसको भी करना, लेकिन ये विषय बहुत ही आसान है, बहुत छोटे से टॉपिक है जो यहाँ पर दिए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है, ये टॉपिक हेल्थ और डिजीज से जुड़ा हुआ है, यानी स्वास्थ्य और बीमारियों को एक चैप्टर ही बना दिया है। तो ये हो गया हेल्थ और डिजीज, यानी स्वास्थ्य और बीमारियां। तो यहां पर बात होती है कि संक्रामक रोग क्या होते हैं, जैसे कम्युनिकेबल होता है, संचारी, असंचारी, इस तरह के बीमारियां क्या हैं। राष्ट्रीय जो डिफरेंट टीकाकरण कार्यक्रम लाए गए, अभी आयुष्मान भारत आप सुन ही रहे होंगे। आयुष मिनिस्ट्री, जो आयुष चिकित्सा वगैरह जो तरीके हैं, जो भारत मिनिस्ट्री की अपनी मिनिस्ट्री है, आयुष मिनिस्ट्री इटसेल्फ एक मिनिस्ट्री है, जिसको आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों की प्रारंभिक जानकारी, है ना, इसके नाम से आप जानते हैं आयुष को। ठीक है, उसकी कौन कौन सी चीज़ें, अभी जैसे अगर आप देखिए न्यूज़ में तो रहा ही है कि कोरोना के केस में भी आप आयुष मिनिस्ट्री से हेल्प ले सकते हैं। तो आयुष मिनिस्ट्री अक्सर न्यूज़ में रहती है, ये आपको जानना होगा। केंद्र एवं राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कल्याणकारी जो योजनाएं आ रही हैं, केंद्र की और स्टेट की जो इस योजना, अब केंद्र आपको जाननी है और स्टेट में आप किसी और स्टेट को ना जाने, आप सिर्फ मध्य प्रदेश को फोकस करें। तो यहाँ पर जैसे राज्य शासन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, आप सिर्फ मध्य प्रदेश की योजनाओं को ही यहाँ पर देखेंगे। फाइन, फिलहाल जितने भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट की साइट्स पे जो भी योजनाएं होंगी, मैं सारी योजनाओं को लाकर यहाँ एक साथ आपको करा दूंगा। चलिए, अगला यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन टॉपिक है, यानी भारत में विज्ञान एवं तकनीकी, आप ऐसे कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब जरा सुनिएगा, ये पूरी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ओके, तो यूनिट नंबर 7 जो है वो विज्ञान एवं तकनीकी पर आधारित है। यानी यहां पर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे क्या क्या है, मानव जीवन पर विकास के प्रभाव। तो ठीक है, मानव की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति के बाद मानव लगातार विकसित होता चला गया, विकसित होता चला गया, तो उसमें किस तरह के प्रभाव पड़े। ठीक है, तो बात करेंगे, कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं, कुछ चीज़ें चली गई हैं। जैसे आपने सुना होगा होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, ये सब कहीं ना कहीं विकास के क्रमों को बताते हैं। ओके, प्लस स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं क्या हैं, बात करेंगे कौन कौन सा हमारा जो इंडिया का अपना जो डेवलपमेंट है ना, किस लेवल पर हम काम कर पा रहे हैं। दूसरा, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उनका इतिहास, और भारत में जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है उसके बारे में बात करेंगे। तो बात करेंगे, पहले ज़माने में हम लोग दूर संवेदी IRS के नाम से नाम रखते थे, इंडियन रिमोट सेंसिंग, IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C, IRS-1D, IRS-1E, IRS-1P, इस तरह। और आजकल देखिए तो आप कार्टोसैट, ओशन सैट, रिसोर्स सैट, रीसैट, इस तरह की बातें करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में, ये क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये यहाँ पर ना बहुत सारे जो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं और उनसे जुड़कर यहाँ पर कार्य कर रहे हैं।
अब ये अलग अलग सेक्टर में, जैसे आप देखिए तो आपको स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए मिल जाएंगे, जैसे इसरो आपको मिल जाएगा, सतीश धवन मिल जाएगा, डिफेंस से जुड़ा मिल जाएगा, जैसे DRDO मिल जाएगा। ओके, अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के मिश्र धातु LOI इनके लिए काम करते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो कि न्यूक्लियर एनर्जी से जुड़ा बहुत काम करता है, प्लाज्मा से जुड़ा बहुत सारा काम करता है, बार्क वगैरह। ओके, इसके अलावा अगर आप राष्ट्रीय वायुमंडल अनुसंधान यानी एटमॉस्फेयर से लेकर देखिए, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी जो है उसके बारे में, LPSC देखिए ये आपको स्पेस में आता है, अंतरिक्ष तकनीकी में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जहां पर अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए जो नीतियां, पॉलिसीज और प्लस जो डिफरेंट तरह के अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रमोट करता है, जिसको आप स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहते हैं, जो अहमदाबाद में स्थापित है। इसके अलावा IDSN, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, ओके, जो बेंगलुरु में बनाया गया, ये भी कहीं ना कहीं स्पेस रिसर्च से जुड़ा हुआ है। इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर, विक्रम साराभाई स्पेस। इसके अलावा आप IAST की बात कीजिए, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान, NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून। यानी यहाँ पर अगर मैं आपको वास्तविक तरीके से बताऊं तो जो भी संस्थाएं दी हैं वो पूरी तरह से अंतरिक्ष तकनीकी पर आधारित है, स्पेस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। एक आप DRDO देख सकते हैं जो थोड़ा बाहर है, नहीं तो सब की सब जो भी संस्थाएं हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, संगठन हैं, ये सब का सब अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़े चैप्टर से है। यानी आपको अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़े हुए चैप्टर से ये संस्थाएं आपको जाननी है। छोटी छोटी ये संस्थाएं क्या हैं, इनका कार्य क्या है, कहाँ स्थापित है, इससे अलावा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। भूस्थिर उपग्रह, ये इसको आप जियो स्टेशनरी उपग्रह कहते हैं, जो 24/7 हमेशा आपके सामने रहता है, पृथ्वी के उस जगह के सामने रहता है जिसके रिस्पेक्ट में भेजा जाता है। और ये 24/7 एक ही उपग्रह को आप हमेशा प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ आती हैं, जैसे SLV होता है ना, जैसे ASLV होता है, जैसे PSLV होता है, ओके, जैसे GSLV होता है, इसको प्रथम पीढ़ी बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन प्रक्षेपण यान, द्वितीय पीढ़ी प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को तृतीय पीढ़ी प्रक्षेपण यान, भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान को चतुर्थ पीढ़ी प्रक्षेपण यान। इस पर बात करनी है। ओके, तो चतुर्थ जनरेशन इस पे बात करनी है। आगे बढ़ते हैं। बायोटेक्नोलॉजी भी आपके पेपर में लिखा गया है। जैव प्रौद्योगिकी में बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, उसका स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में क्या यूज़ है, कृषि में, पशुपालन में, उद्योग में और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग में कहाँ कहाँ लाते हैं। इवन जो जैव प्रौद्योगिकी है, इसमें जैव प्रौद्योगिकी में स्पेशली इन्होंने इसके एप्लीकेशन को फोकस किया है डिफरेंट डिसिप्लिन में। और इसी आधार पर आपको बताऊं तो बायोटेक में क्या होता है, हमने बायोटेक को डिफरेंट कलर्स में हम पढ़ते हैं। जैसे आपने सुना होगा रेड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को शॉर्ट में B कैपिटल T कहते हैं। कभी स्मॉल टी मत बोल दीजिएगा, अगर स्मॉल टी आप बोल देंगे तो दोस्त वो हो जाएगा बैसिलस थुरिंजेंसिस वाला B स्मॉल टी वाला कंसेप्ट। ओके, जो आपने BT कॉटन, BT ब्रिंजल इन केसेस में सुना था आपने, मेरे ख्याल से आप समझ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी होती है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी किसको बोलते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी जो कि हरित, आप जैव तकनीकी बोल सकते हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है। रेड बायोटेक्नोलॉजी जो मेडिसिन से जुड़ा होता है, ये एग्रीकल्चर से जुड़ा होता है। उसी तरह अगर आप, यानी ये कृषि के लिए हो गया तो ये कृषि के लिए हो गया ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, चिकित्सा के लिए रेड बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इंडस्ट्रीज के लिए होता है श्वेत जैव तकनीकी यानी व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, तो वो हो गया उद्योग के लिए। फाइन, इसी आधार पर बहुत, अब जैसे अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में भी जैव तकनीकी का बहुत सारा उपयोग है। जैसे आपने शायद आपने ऑयल स्पिल सुना है, जो समुद्रों वगैरह में वो क्या बोलते हैं, जो तेल का रिसाव हो जाता है, जो समुद्रों में तेल का रिसाव होता है दोस्त, वो रिसाव, ओके, उस रिसाव को दूर करने के लिए आपने शायद सुना होगा कुछ बैक्टीरियाज हैं जो प्रयोगशालाओं में बनाए गए हैं और भारत के ही प्रयोगशालाओं में बनाए गए। उन बैक्टीरियाज जो हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियाज होते हैं। उनकी मदद से हम उनको अगर इन समुद्रों में डाल दें तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो ऑयल का जो लीकेज होता है ख़त्म हो जाता है, जिनको आप ऑयल जैपर के नाम से जानते हैं। ऑयल जैपर के नाम से जानते हैं, हिंदी में जैपर ही कहते हैं। ओके, ऑयल जैपर के नाम से, उस पर बात करेंगे। 4 बैक्टीरिया थे, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी जीन अभियांत्रिकी पद्धति के द्वारा ही ये बैक्टीरिया बनाए गए हैं। इसके अलावा अब जैसे क्लोन्स के बारे में बात करें, फिर क्लोन्स अगर बात करें तो ये टॉपिक कुछ ना कुछ बायोटेक के अंदर ही आता है।
रोबोट्स पे बात करेंगे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बात करेंगे। ओके, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपको मैं बताऊं, आप, मेरी एक बुक आती है विज्ञान तकनीकी की, मैकग्रा हिल से पब्लिश होती है, आप उसको बिल्कुल ले लेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसमें आपको ये सारा कवर हो जाएगा जितने टॉपिक्स दिए गए। बौद्धिक संपदा अधिकार, पेटेंट, ट्रिप्स और ट्रिम्स क्या होता है, इस पर बात करेंगे। विज्ञान एवं तकनीकी से जो जुड़े हैं, जनरल टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों के बारे में, उन वैज्ञानिकों में जैसे चंद्रशेखर वेंकट रमन, हरगोविंद खुराना का कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने नीरेनवर मिथाइल खुराना, 3 लोगों ने मिलकर जो जेनेटिक कोड की डिस्कवरी की थी, जिसके लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज भी मिला था, पूरा जेनेटिक कोड ही बनाया था, जिसके आधार पर आज हम जीवों के जीन को समझ सकते हैं कि जीन कैसा होता है, किस तरीके का होता है। इसके बाद हम जगदीश चंद्र बसु पे बात करेंगे, होमी जहांगीर भाभा की बात करेंगे, एम विश्वेश्वरैया, श्रीनिवास रामानुजन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सत्येंद्र नाथ बोस, राजा रमन्ना, ओके, प्रफुल्ल चंद्र राय, ओके, इन सब वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे जो आपके सिलेबस में इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, इसके अलावा किसी भी वैज्ञानिक पर हम नहीं जाएंगे। अब जैसे अगर मैं आपसे ऐसे ही पूछूं, ये बताओ एपीजे कलाम को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, हम एपीजे कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? अगर आप मेरी पुस्तक से अगर आप डिफेंस तकनीकी पर जाएंगे तो वहाँ एक बॉक्स में मैंने लिखा हुआ कि वाई एपीजे कलाम इज़ अ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन एक बात बताऊँ तो वो तो ठीक है, हाँ, जो पृथ्वी प्रोजेक्ट था, उसके पहले प्रोजेक्ट डेविल आया था, उसमें एपीजे कलाम का ही हाथ था। और पृथ्वी जो हमने पहला जो IGMDP प्रोग्राम, जिसको आप समन्वित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, उसके अंदर जो 5 प्रक्षेपास्त्र बनाने थे भारत को, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, उसका जो पृथ्वी जो सक्सेस हुआ था वो कलाम साहब के ही टाइम में हुआ था। उस समय वो वहीं पर हेड थे। और कलाम साहब का और भी कंट्रीब्यूशन है दोस्त, लेकिन मैंने ये देखा ज़्यादातर पूरे इंडिया में लोग कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के ही नाम से जानते हैं। इनको पीपल प्रेसिडेंट भी कहते हैं। इनको दोस्त, इन्हीं की वजह से भारत ने पहला प्रक्षेपण भी सक्सेसफुल किया था, जिसका नाम था SLV-3, 1980 के आसपास। तो कलाम साहब के बारे में 3-4 बात करेंगे। इस तरह से सत्येंद्र नाथ बोस, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिनको फादर ऑफ गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, ईश्वर कण के पिता जिसे आप कहते हैं, उससे बात करेंगे। किसी जमाने में आइंस्टाइन के साथ काम किया करते थे। तो छोटी छोटी टिप्पणियां इन वैज्ञानिकों को लेकर हम करते रहेंगे, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र में जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, ओके, उस पर भी बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे पुरस्कार हैं जो साइंस के क्षेत्र में दिए जाते हैं। साइंस कांग्रेस भी हमेशा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उस पर भी हम यहाँ पर आपके साथ टिप्पणी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यूनिट 8 पर आते हैं, इकाई 8 पर। इकाई 8 पर जो हम जाएंगे, यहाँ पर ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, यानी यहाँ पर हम पूरा का पूरा अगर आप टॉपिक देखिए तो ये एनर्जी है। यूनिट नंबर 8 ये पूरी तरह से ऊर्जा पर आधारित है। क्या है यहाँ पर? अब ऊर्जा के जो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, यानी जो परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत हैं, उन पर टिप्पणी करेंगे, उनका अर्थ, उनकी परिभाषा, उनका उदाहरण और उनका अंतर। दूसरा, ऊर्जा दक्षता क्या होती है, यानी एनर्जी एफिशिएंसी की बात करेंगे। ऊर्जा का प्रबंधन कैसे करते हैं, मैनेजमेंट। संगठनात्मक एकीकरण की बात होगी। परिचालन कार्यों में ऊर्जा का प्रबंधन कैसे होता है। ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना और नियंत्रण और उनका रखरखाव, इस पर भी टिप्पणी करेंगे। आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, जहां वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावना है। आप देखिए ना, जैसे अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें तो जैसे भारत ने एक टारगेट बनाया है 175 गीगावाट 2022 तक, जिसको बढ़ाकर कह रहे हैं कि ठीक है हम उसको 223 गीगावाट के आसपास पहुंचाएंगे। तो ये जो परिदृश्य में जो भारत में अभी ऊर्जा चल रही है और आगे जो ऊर्जा चलेगी, फिर मैं कह रहा हूँ वो मेरी पुस्तक जो उसमें हर साल की अपडेशन मैं करता रहता हूँ, आप उसको बिल्कुल पढ़ना ना भूलें, है ना। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे नवीकरणीय में सौर ऊर्जा की बात होती है, पवन ऊर्जा की बात होती है, महासागरीय ऊर्जा की बात होती है, भूतापीय ऊर्जा की बात होती है, बायोमास ऊर्जा की बात होती है, जैव ईंधन की बात होती है। इनसे जुड़े हुए कंसेप्ट भी हम लेकर पढ़ेंगे। जैसे जैव ईंधन पर अक्सर आप देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा सरकार मेथेनॉल, एथेनॉल को लेकर कोई ना कोई पॉलिसी बना रही है। अभी सरकार ने बोला कि एथेनॉल का प्रोक्योरमेंट प्राइस आप बढ़ा दीजिए,
कंपनियों को, जो कंपनियां इन मिल से, शुगर केन मिल से जाकर और ये एथेनॉल वगैरह खरीद रही हैं, ताकि जो किसान है उनको उसका काफ़ी हद तक फायदा मिल सके। यहीं पर जैव ईंधन में प्रथम चरण के जैव ईंधन क्या होते हैं, द्वितीय चरण के जैव ईंधन क्या होते हैं, तृतीय चरण के जैव ईंधन। एथेनॉल अगर बनाना है तो शुगर केन और मक्का को लेना है। ओके, अगर शैवाल से ईंधन बनाना है तो कुछ ऐसे शैवाल हैं जिनसे तेल भी निकल जाता है, उनको लेना। इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ बात करनी है। यानी ये पूरा चैप्टर आपको ऊर्जा से संबंधित है। 2 यूनिट और बचते हैं, उनको भी सुनिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम आपको कुछ प्रश्न दिखाएंगे, पत्र दिखाएंगे जो पहले आए हुए हैं। फाइन, या अगर मैं उनको ना भी दिखाऊं, क्योंकि अब जो हमारा पैटर्न है वो पूरी तरह से नया है, लेकिन फिर भी पेपर देखने से हमें इतनी समझ जरूर आ जाती है कि हमारी परीक्षा में किस हिसाब से प्रश्न का संग्रह रहेगा, तो वो चीज हमें समझने में मदद मिलती है। आइए दोस्त, आगे बढ़ते हैं। इकाई नंबर 9। इकाई नंबर 9 में अगर आप बात करें तो ये पूरी की पूरी इकाई जो है वो इन्वायरमेंट की है, पूरा पर्यावरण है, पर्यावरण है। अब सुनिएगा यहाँ पर, अब पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के क्षेत्र, पर्यावरण का आयाम, ये क्या है? इसमें आप भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि। भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा क्या है? आधुनिक विश्व में पर्यावरण की क्या अवधारणा है? ओके, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य यानी एथिक्स, और यहाँ पर भी बात करेंगे जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी आप क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पर्यावरण में संबंधित डिफरेंट जो समस्याएं चल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल कूलिंग है, ग्लोबल डिमिंग है, इसके अलावा ओजोन डिप्लीशन है, एसिड रेन है ना, अम्लीय वर्षा, इस तरह की बातें करेंगे। उनकी क्या चुनौतियां हैं, पर्यावरणीय क्षरण के कारण और उनके प्रभाव, पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, जो सार्वजनिक जन जागरूकता के जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, पर्यावरण शिक्षा, उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से क्या संबंध है, डिफरेंट तरह की जो नीतियां लाई गई हैं, इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप देखिए इन पर भी प्रावधान है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इनके लिए प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अनुकूलन, अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो मैं भी बोल रहा था, किस आर्टिकल में ओके फंडामेंटल राइट्स के अंदर रखा गया है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इवन डीपीएसपी के अंदर जो है वो चीज़ क्या है उस पर बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। पर्यावरण संरक्षण की जो नीतियां हैं, डिफरेंट पॉलिसी जो बनाई गई है और उनके जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं यानी जो नियामक ढांचा है, तो बात करेंगे ना, डिफरेंट जो एक्ट्स लाए गए हैं उन एक्ट्स के बारे में छोटी छोटी सी बातें करेंगे। ओके, और जो लास्टवां यूनिट है यहाँ पर दोस्त, यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 को थोड़ा समझना होगा। यूनिट नंबर 10 एक्चुअल में ये ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अब जैसे भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, महत्व, पृथ्वी पर जो क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, मेंटल कोर, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर की बात हो रही है, जल मंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, उस आयु के बारे में, भूवैज्ञानिक समय सारणी, ओके, जियोग्राफिकल जो टाइम स्केल है, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, कैम्ब्रियन, ऑर्डोवेसन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, ये पूरा का पूरा एक काल जो आज तक चलना है, होलोसीन या रिसेंट, उस पर टिप्पणी होगी। चट्टान के बारे में जानना है, उसकी परिभाषा क्या है, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या कायांतरित जो सैलें हैं या चट्टाने हैं, खनिज एवं अयस्क पर बात करेंगे, जीवाश्म, अपक्षय और अपरदन पर बात करेंगे, ठीक है, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, ओके, उसमें बहुत तरह के हैं, जैसे ग्राउंड वाटर है, कैपिलरी वाटर है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, ओके, उस सब के बारे में बात करेंगे, केशिकत्व जल क्या होता है, ओके, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय जल क्या होता है उसके बारे में, जो नेचुरल कोयला है, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल एवं जो प्रकृति में पाई जाने वाली गैसें हैं, जैसे सेल गैस के बारे में अक्सर आजकल आप सुन रहे हैं। इसके अलावा क्लैथरेट्स है, गैस हाइड्रेट्स है, मीथेन हाइड्रेट्स है, जो रॉक्स के अंदर आपको मिल रहे हैं, समुद्र के अंदर मिल रहे हैं, ध्रुवों पर मिल रहे हैं, तो इनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं हम उन पर डिस्कशन करेंगे। तो ये वो पूरा सिलेबस है जिस पर मैं आपसे बात कर रहा था। तो इसके अलावा हम लोग फिलहाल अभी यहाँ थे, या इस टॉपिक पर थे और यहाँ पर थे, ओके। और इस पूरे सिलेबस को जो यहाँ पर इंग्लिश में लिखी गई, इसको मैंने आपको, हिंदी का डिस्कशन है तो मैंने आपको पूरा संपूर्ण हिंदी में आपको एक जानकारी दे दी है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस पीपीटी में कुछ और मैंने नहीं बनाया है आपको बताने के लिए, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि ये जो पहला वीडियो है ये आपको, आपकी आँख खोलने के लिए बहुत रहेगा। और काफ़ी हद तक मैं आपको फिर ये कहना चाहूँगा इस लास्ट में चलते चलते, क्योंकि ये पहला वीडियो मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ, कि आप
दो चीज़ें पहले ध्यान रखें, सिलेबस याद कर लें, क्वेश्चन पेपर को देखते चलें, और तीसरा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, ठीक है। और चौथी चीज़, अगर आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि आगे के दो पेपर जो लास्ट वाले मैंने आपको देखे थे 300 नंबर, वहाँ आपको हिंदी ही आनी चाहिए। एक तो हिंदी व्याकरण वाला पेपर था, और उसके बाद वाला जो पेपर था जहाँ पे निबंध वाला था, यानी 200 नंबर जो हिंदी व्याकरण, और लास्ट वाला जो 100 नंबर हिंदी निबंध वाला था, वो आपको आना ही होगा, वो कंपलसरी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा, और पेपर 3 से जुड़े जितने पहलू हैं, पूरा इंटायर सिलेबस, पूरा इंटायर पैटर्न, कितने विषयों का इसमें समावेश है वो भी आपने देखा। जैसे आपने अभी देखा कि इसमें बहुत सारे विषय हैं, जो जैसे ज्योग्राफी है इसमें जुड़ी हुई है, इन्वायरमेंट जुड़ी हुई है, एनर्जी वगैरह विज्ञान तकनीकी के साथ स्पेस और एनर्जी के टॉपिक को इसमें जोड़ा गया है, स्वास्थ्य बीमारी को जोड़ा गया है, स्टैटिक का पार्ट आया है, स्टैट्स वगैरह को जो लिया गया है, कंप्यूटर को यहाँ जोड़ा गया है, बायोलॉजी जीव विज्ञान को जोड़ा गया है, रसायन और भौतिकी को जोड़ी गई। यानी ये विषय सबसे ज़्यादा डायनेमिक है जीएस पेपर 3। अब आगे के वीडियोस में इन्हीं के साथ आपसे जुड़ूंगा और इन्हीं पर चर्चाएं करूंगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी, अपना ख्याल रखिएगा, और अगले वीडियोस में आप सुनते रहिए, और बिल्कुल आप वीडियोस में कूदेंगे नहीं, आप एक क्रम में चलेंगे जिस क्रम में मैं आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं। सो हैव अ गुड डे, बाय।